गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। पाकिस्तान ने सालाना बैसाखी समारोह में भाग लेने के लिए 1100 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया है। यह समारोह 12 से 22 अप्रैल के बीच होने वाला है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान सरकार की ओर से पंजाबियों और सिखों के लिए बैसाखी के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। बैसाखी का मुख्य कार्यक्रम हसन अब्दाल में मौजूदा पंचा साहिब में 14 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। सिख तीर्थयात्रियों का जत्था न सिर्फ इस गुरुद्वारे में दर्शन करेगा बल्कि देश के अन्य सिख तीर्थ स्थलों में भी मत्था टेकेगा। इसमें गुरुद्वारा करतारपुर साहिब भी शामिल है। भारत से जत्था 12 अप्रैल को अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। ये जत्था 22 अप्रैल को वापस भारत लौटेगा। और केंद्र की तरफ से फसलों की सीधी अदायगी का विरोध कर रही कैप्टन सरकार रणनीति तैयार करने में जुटी है। आज पंजाब सरकार के 3 मंत्री दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। इनमें भारत भूषण आशु, विजय इंदर सिंगला, मनप्रीत सिंह बादल और स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह शामिल हैं। इससे पहले बुधवार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आड़ती एसोसिएशन के सदस्यों के साथ करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की। उनकी राय जानी गई। इसके बाद शुक्रवार को एक बार फिर से पंजाब सरकार ने प्रदेश के आड़तियों के साथ बातचीत का समय तय किया है। वहीं आड़ती एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो 10 अप्रैल को मंडियां बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2997 नए केस आए हैं सामने। 24 घंटे में कोरोना के 2959 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 63 लोगों की जान गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या 25,855 है। ये पंजाब की कोरोना रिपोर्ट आपको बता रहे हैं बीते 24 घंटे का पूरा आंकड़ा कोरोना का। और हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2,366 नए केस आए हैं। हरियाणा में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 15,237 है। चंडीगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 399 नए केस आए। चंडीगढ़ में कोरोना के सक्रिय मरीज 3,121 हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब में राजनीतिक रैलियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। पंजाब के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। 30 अप्रैल तक कर्फ्यू जारी रहेगा। शादी, अंतिम संस्कार में केवल 50 लोगों को जमा होने की अनुमति रहेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी मास्क पहनना जरूरी किया गया है। डीजीपी दिनकर गुप्ता को नाइट कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए गए। लोगों ने मना जो खौफ तो है। तुसीं देखो आप गुरु घर खड़े हैं तो किन्ने परसेंट लोगों ने मास्क पाया है। तो ये चीज़ जी लापरवाही जी सानू नुकसान पहुँचा रही है। कोई लॉकडाउन वाली गल है नहीं की, लेकिन असीं इधर कंट्रोल करांगे। असीं अपनी सैंपलों के टैसटिंग ते ट्रेसिंग बढ़ा देंगे ताकि मैक्सिमम लोगों को लभ के डिटैक्ट करके उन्होंने इलाज किया जा सके। दूजी गल ये सी जी वैक्सीन है उन्होंने असीं कोई 2-2.5 लाख के करीब लैके जावां पर डे की, ताकि जल्दी जल्दी सारी जी पॉपूलेशन कवर की जा सके। और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने पंजाब में लॉकडाउन लगाने से इनकार किया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो बताएं कि किसानों को धरना करने के लिए किसने मजबूर किया। केंद्र सरकार को किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए ताकि वो अपने घरों को लौट सके। बलबीर सिद्धू ने अकाली दल को निशाने पर लेते हुए कहा कि अकाली दल रैलियां कर पंजाब का माहौल खराब कर रही है। अकाली दल लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। पूछना चाहिए थानू कि भी वो किहदी बदौलत किहदे करके बैठे आ। उन्होंने बिठाने लिए किहड़े बंदियां ने बैठने लिए मजबूर किहने कीता। जेकर ये काले कानून ना लेके आउंदे तां किसानों दा लोड़ ही नहीं सी जाण दी। किसान तो अपने घरे काम कर रहे सीगे। उन्होंने तो आप जिहड़ा सारा पंजाब का माहौल सेंट्रल गौरमेंट ने खराब किया है। और सियासी रैलियों पर रोक के फैसले को लेकर एसईडी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। अकाली नेता डॉक्टर दलजीत चीमा ने सरकार के फैसले को अकाली दल की पंजाब मंगदा जवाब रैलियों की सफलता का नतीजा करार दिया। दलजीत चीमा ने कहा कि सरकार सार्वजनिक गुस्से को उबलने से रोकना चाहती है। सीएम को टीकाकरण अभियान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोरोना से ज्यादा सरकार ने अकाली दल की रैलियों की सफलता से घबराकर राजनीतिक रैलियों को रोकने का फैसला लिया।
चंडीगढ़ में बुधवार रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। पहले रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगना था, लेकिन इसमें आधे घंटे की कमी की गई है। कोविड के केसेस ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਇੱਕ 17 ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਦੀ ਧੜਕਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 26 ਸੈਕਟਰ 7 ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੱਬਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਧਰਮਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਖਾਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲਸ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰਾਨ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲਸ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੱਬਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। कैमरामैन धर्मवीर के नाल वज़म वर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। और आगे बढ़ेंगे, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बच्चे, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पर चर्चा की। लगातार चौथे साल परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को तनाव से निपटने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने अभिभावकों और शिक्षकों को परीक्षा के डर को खत्म करने की सलाह दी। एक छात्रा के सवाल पर पीएम ने कहा कि परीक्षा एक अवसर है, ये आखिरी मौका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को बताया कि कैसे वो बिना डरे परीक्षा की तैयारी करें। साथ ही यह भी बताया कि कैसे एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र को हल करें। साल 2018 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से पीएम ने छात्रों से वर्चुअली संवाद किया। प्रश्न है, परीक्षा की तैयारी के दौरान हमारे मन में आने वाले भय और तनाव से हम कैसे उभरे, कि क्या होगा अगर अच्छे अंक और अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं। धन्यवाद। पल्लवी, अर्पण, देखिए आप जब ये फियर की, डर की बात करते हैं तो मुझे भी डर लग जाता है। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो क्या पहले कभी एग्जाम दी नहीं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मार्च महीने, अप्रैल महीने में एग्जाम आती है? सब पता है, पहले से पता है, साल भर पहले से पता है। अचानक तो नहीं आया है, और जो अचानक नहीं आया है कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है। इसका मतलब हुआ कि आपको डर एग्जाम का नहीं है, आपको डर किसी और का है। और वो क्या है? आपके आसपास एक माहौल बना दिया गया है कि यही एग्जाम सब कुछ है, यही जिंदगी है। और इसके लिए पूरा सामाजिक वातावरण, कभी कभी स्कूल का वातावरण भी, कभी कभी माँ बाप भी, कभी अपने रिश्तेदार भी एक ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना से आपको गुजरना है, बहुत बड़े संकट से गुजरना है। मैं उन सब से कहना चाहूंगा, खास करके मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, आपने क्या करके रख दिया है? मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी गलती है। हम आवश्यकता से अधिक ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, हम थोड़े ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि जिंदगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है। ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं,
एक छोटा सा पड़ाव है। हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, परिवारजन हो, यार दोस्त हो, अगर बाहर का दबाव कम हो गया, खत्म हो गया, तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस फलेगा, फूलेगा। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से दे दे आपको, जहां पीएम मोदी ने कोरोना का दूसरा टीका लगवा लिया है। पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स में दूसरी डोज ली है वैक्सीन की। पीएम ने 1 मार्च को कोरोना की पहली डोज ली थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दूसरी डोज लगवाई गई है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है और इस मौके पर उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि टीके से वायरस को हराएंगे एकजुट होकर। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वैक्सीन की दूसरी डोज ली गई और ये ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से, गॉट माई सेकेंड डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन एट एम्स टुडे। ये ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से किया गया है और तस्वीर भी देखिए आप। वैक्सीनेशन इज अमंग द फ्यू वेज वी हैव टू डिफीट द वायरस। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उन्होंने लिखा है कि टीके से ही, वैक्सीन से ही इस कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। उन्होंने आग्रह किया, अपील किया कि इफ यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द वैक्सीन, गेट योर शॉट डन सून। ये ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से। और चंडीगढ़ में डीईओ दफ्तर की छत पर बुधवार को एक हादसा होते होते बच गया। सेक्टर 42 के स्कूल से नौकरी से निकाले गए ग्रुप डी कर्मचारी ने छत पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि नौकरी से निकाले जाने के बाद शख्स मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। क्यों चढ़े हो आप? साहब मेरे को पैसे 8 महीने नौकरी निकाल रखा हूँ, 8 महीने से ना तो पैसे हैं मेरे पास, ना तो कुछ खाने के लिए है। किन्होंने निकाला नौकरी से? डिपार्टमेंट ने निकाला हुआ है सर। ये रखने के लिए बोलते हैं, 1-2 महीना रखा भी, बीच में पैसे नहीं दिए, वहाँ से भी दिए। कहाँ जाए हम? बच्चे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ऊपर क्यों चढ़े छत पे? सर मेरे को पकड़ लिया, नहीं तो आत्महत्या करने जा रहा था। तो आपने मिट्टी का तेल डाला अपने ऊपर? पेट्रोल डाल के सर मैं खुद ही करने जा रहा था, और कुछ चारा भी तो नहीं है, मेरे पैसे भी तो नहीं है, कहाँ से लाऊं? किसको, बीवी बच्चे को क्या खिलाऊंगा? यहाँ पे जो हुआ उस पर भी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? कोई कमेंट्स नहीं? इसने ऊपर चढ़ के आग लगाई और बोला। सिरसा में नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव में बीजेपी को झटका लगा। चेयरपर्सन की कुर्सी बीजेपी से खिसककर गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी के हाथों में चली गई। हरियाणा लोकहित पार्टी समर्थित उम्मीदवार रीना सेठी को सिरसा नगर परिषद का चेयरपर्सन चुना गया। सिरसा की नगर परिषद में 31 वार्ड हैं। बीजेपी उम्मीदवार सुमन बामनिया 2 वोटों से हार गई। एचएलपी की सुमन सेठी को 17 वोट मिले, जबकि बीजेपी की सुमन बामनिया को 15 वोट मिले। रीना सेठी ने विकास कार्यों को अपनी प्राथमिकता बताया। जो है कई जगह पे नाके लगाए गए हैं और पूरी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। 2-3 डीएसपी अधिकारी की ड्यूटी लगी है और शांतिपूर्वक चुनाव करवाया जाएगा। हरियाणा में 8वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को टैबलेट की सौगात मिलने जा रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 8वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूल के 8,06,000 छात्रों को टैबलेट देंगे। उन्होंने कहा कि 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को 8 इंच का टैबलेट, जबकि 11वीं और 12वीं के छात्रों को 10 इंच का टैबलेट दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर है और स्कूलों को लेकर हालात के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। कंवरपाल गुर्जर ने पंचकुला में सरकारी स्कूलों में शुरू स्मार्ट क्लासरूम को लेकर कहा कि इस योजना के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 17 लाख रुपए दिए हैं। प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों को भी इस तरह के प्रयास करने चाहिए ताकि सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे सके। आने पूरी तरीके से तैयारी है, बहुत बढ़िया तैयारी है और धीरे धीरे हम सुधार की तरफ हैं। हमारे एडमिशन भी बढ़ रहे हैं और जैसे अभी हम टैबलेट देने की भी बात है वो भी हम देंगे। स्मार्ट क्लासरूम बनाने की भी सरकार की तरफ से प्रयास है और अगर हमारे सभी मंत्री जिस प्रकार से हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने किया ऐसे ही हमारे मंत्री एमएलए भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो काफ़ी जल्दी ये सारा का सारा हम काम कवर कर लेंगे।
और अब बात हक की लड़ाई की। मामला 21 साल पुराना है और उस केस में एक महिला ने खोखे के लिए हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने महिला की फरियाद सुनी और नगर परिषद के वाहन अटैच करने के निर्देश दिए। दरअसल मामला अंबाला छावनी की नगर परिषद का है। नगर परिषद ने एक महिला का खोखा हटा दिया था। इस मामले में 21 साल बाद हाईकोर्ट ने नगर परिषद के ट्रैक्टर ट्रॉली, अर्थ मूविंग मशीन और नगर परिषद सचिव की बोलेरो गाड़ी को अटैच करने के आदेश दिए हैं। नगर परिषद ने महिला का खोखा हटाने के बाद प्रस्ताव पास कर खोखा लगाने का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन 21 साल में भी पूरा नहीं हुआ तो महिला ने खोखे की जगह लेने के लिए पहले लोअर कोर्ट में याचिका दायर की, जिधर नगर परिषद जीत गई। उसके बाद मामला सेशन कोर्ट में पहुंचा तो महिला जीत गई। सेशन कोर्ट में केस हारने के बाद नगर परिषद ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट के सामने महिला ने गुहार लगाई कि वो नगर परिषद के अधिकारियों के चक्कर काट कर थक चुकी है। आज तक उसको जगह नहीं दी गई। नगर परिषद के सचिव ने कहा कि हाईकोर्ट में गाड़ियों को छुड़वाने के लिए अर्जी दी जाएगी। बहादुरगढ़ के सोलदा गांव के 2 मासूम बच्चों के सामने पड़ोसी युवक ने मां को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहादुरगढ़ सदर थाना इंचार्ज सुनील कुमार ने कहा कि हत्या की घटना को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है, छानबीन चल रही है। और बठिंडा में 2 बाइक सवार बदमाश एक महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। घटना धोबी बाजार की बताई जा रही है। महिला से पर्स छीनने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला के पर्स में 9,000 कैश, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और जरूरी कागजात थे। महिला धोबी बाजार में शॉपिंग करने के लिए आई थी। पीड़ित महिला ने पुलिस से आरोपियों को जल्द पकड़ने की गुहार लगाई। और हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नगर निगम चुनाव में बीजेपी को झटका लगा। 2 नगर निगमों पालमपुर और सोलन में कांग्रेस की जीत हुई। वहीं मंडी नगर निगम में बीजेपी को बहुमत मिला। धर्मशाला नगर निगम में बीजेपी बहुमत से 1 सीट कम रह गई। मंडी नगर निगम में बीजेपी की स्थिति अच्छी रही। मंडी सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला भी है। मंडी नगर निगम के 15 वार्ड्स में से 11 वार्ड में कमल खिला, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी 4 वार्ड्स में ही जीत हासिल कर पाए। बात अगर धर्मशाला की करें तो धर्मशाला में बीजेपी 8 वार्ड में जीती। कांग्रेस उम्मीदवार 5 वार्ड्स पर जीत दर्ज करते नजर आए। धर्मशाला में 17 वार्ड्स हैं, ऐसे में बीजेपी बहुमत से 1 सीट पीछे रह गई। पालमपुर नगर निगम के 15 वार्ड में से 11 पर कांग्रेस जीती, जबकि बीजेपी की जीत 2 वार्ड्स पर हुई। यहाँ 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। सोलन नगर निगम में कांग्रेस ने 15 वार्ड में जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी सिर्फ 7 वार्ड पर जीती। और पौंटा साहिब के हरिपुर टोहाना में आयोजित महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमले किए। टिकैत ने कहा कि बड़े व्यापारियों की पहुंच सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक है। यही कारण है कि देश में कृषि कानून बाद में लाया, जबकि व्यापारियों ने पहले ही देश भर में बड़े बड़े गोदाम खोल दिए। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा लगता है कि कोई कृषि कानून नहीं, बल्कि फसलों को लूटने का टेंडर बनाया गया। विशेष उपहार वो लेकर आए हैं, उन्हें प्रदान करें।